हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग उसी कड़ी में जो एक टारगेट लक्ष्य बना करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उसी कड़ी में आज हम भारत की समूची नदियों का बहुत शॉर्ट में ही समराइज करेंगे। 5 से 10 मिनट में आपकी पूरी नदियां हो जाएंगी। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने भारत की स्थिति, उनके विस्तार और भारत की झीलों के बारे में पढ़ा है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा है और विभिन्न वाद्य यंत्र और उनके संपादकों के बारे में, दिवस के बारे में चर्चाएं की हैं। बिना विलंब के आइए हम सभी बात करते हैं नदी उद्गम स्थल की। तो देखिए, सपोज दैट ये भारत का मानचित्र है, ये आपका भारत है और भारत की नदियों में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका भारत है, मान लीजिए। तो भारत है और भारत की नदियों में विशेष करके हम आप देखेंगे कि यहीं पे है मानसरोवर। क्या भैया? मानसरोवर। मानसरोवर के माओतुंग हिमानी से यहीं से नदी निकलती है। कौन सी नदी है? जिसका नाम सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल यहीं से। कहाँ से? मानसरोवर के पास से, झील से। इसके बाद में इसके नीचे जो नदी बहती है उसका नाम झेलम है। कौन सी नदी है? झेलम। और उसके बाद जो नदी बहती है झेलम आपका वैरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है। इसके बाद में दूसरी जो नदी का नाम है सहायक नदी का, वो चिनाव नदी है। कौन सी नदी है? चिनाव नदी है। और चिनाव नदी के बाद में अगली जो नदी आती है उसका नाम रावी नदी। चिनाव नदी भैया ये आपका हिमाचल प्रदेश के पास से निकलती है, जिसे चंद्र और भागा के नाम से जाना जाता है। दो नदियां आकर के जब जम्मू कश्मीर में आ जाती हैं तो इसे चिनाव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नदी का नाम रोहतांग नदी है। रोहतांग नदी रोहतांग दर्रे के पास से, रोहतांग नदी जो है ये रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। और इसके बाद में आपकी नदी कौन सी है? रावी नदी है। रावी नदी ये भी रोहतांग दर्रे के पास में निकलती है। ये आपका रोहतांग नहीं, ये आपकी रावी नदी है। कौन सी नदी है? रावी नदी है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ये आपके नीचे कौन सी है भैया? तो नीचे आपका हो जाएगा व्यास नदी। व्यास नदी हो जाएगा। और इसके नीचे हो जाएगा सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी है। अब इसका दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कहें तो चिनाव है, झेलम है, चिनाव है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। और इन सब में जो सबसे बड़ी सहायक नदी उसका नाम क्या भैया? चिनाव नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सतलज नदी मानसरोवर के पास में राक्षस ताल से यहाँ से निकलती है। एक प्रश्न बनता है कि सिंध की 5 सहायक नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत से बाहर है? तो आपकी कौन सी नदी है? सतलज। और ये सारी नदी, ये ब्यास नदी हरके बैराज के पास यहाँ पे निकलती है। हरके बैराज जो कि सतलज और ब्यास मिलती हैं, और यहीं से वो नदी नहर निकली है, भारत की सबसे लंबी नहर, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर निकली है। और ये सारी नदियां आपस में मिलते हुए जा करके पाकिस्तान में एक स्थान है मिठानकोट। मिठानकोट में ये सारी नदियां जा करके यहाँ पर मिल जाती हैं। अब यहीं पे आगे अगर हम लोग बात करें तो भैया जो सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता की बात करें तो सिंधु जल समझौता हुआ है 1960 में हुआ है। और इसके तहत ये प्रारंभ की 3 नदी झेलम, चिनाव, रावी, इसका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। कौन यूज करेगा? पाकिस्तान इसका 80% जल यूज करेगा, जबकि बचा हुआ 20% जल कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा। इसके बाद में अगर हम आपसे कहें तो ये रावी, ब्यास और सतलज है, इसका 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र मानसरोवर के चम्मायुंगडुंग से, स्थान कौन सा है? चम्मायुंगडुंग स्थान से निकलती है भैया ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे आपका तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग नाम से प्रवेश करती हैं। किस नाम से? दिहांग नाम से प्रवेश करती हैं।
और इसके बाद में ये बहती हुई इसकी अन्य सहायक नदियां कौन सी है? सिसरी है, मानेर है, लोहित है ना, ये सुवर्णगिरी है, ये सारी इसकी सहायक नदियां। जब ये असम में पहुंचती है ना, तो यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम माजुली है और वो असम में है। और जब ये नदी बहती हुई भैया आ जाती है कहाँ? बांग्लादेश में, तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से इस नदी को जाना जाता है। और इसके बाद में अगर आपसे कहें तो यहीं पे आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड से एक नदी निकल करके आती है जिसका नाम है गंगा नदी, गंगोत्री के गोमुख से, गंगोत्री के गोमुख से, और भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 25 किलोमीटर है। और जिसमें से सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई जो है वो 916 किलोमीटर है। इसके बाद में आपका जो क्रम से 5 राज्यों में बहती है, पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद में आपका झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। और जब पश्चिम बंगाल में बहती हुई जब ये बांग्लादेश में आ जाती है भैया, तो इन्हें पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब दोनों पद्मा और जमुना ये संयुक्त धारा के रूप में मिल जाती हैं, तो इनको किस नाम से जानते हैं भैया? मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखें तो आपका ये भैया इसे याद रखना है, ये तो आपका छोटी नदी हो गई। और यमुना गंगोत्री के पास से ही यमुना नदी निकलती है, वो बंदरपूछ, यमुनोत्री के पास बंदरपूछ है, वहां से निकलती है। और जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। और यमुना की जो अन्य सहायक नदियां हैं, चंबल, केन, बेतवा, बनास, चंबल, केन, बेतवा, बनास, ये यमुना की सहायक नदी। किसकी भैया? यमुना की। इसके बाद में आगे अगर आपसे बात करें कि ये तो आपकी सारी नदियां होंगी, एक प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी 2 नदी है जो आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इधर से आपकी आती भैया कौन सी? ताप्ती नदी आती है, और नीचे से नर्मदा नदी। दोनों के पर्वतों के बीच में ये सतपुड़ा पर्वत स्थित है। कौन सा? सतपुड़ा। और ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। और ये खंभात की खाड़ी है। कौन सा स्थान है? खंभात की खाड़ी में। और ये आकर के सतलज और ये आपकी ताप्ती नदी है और ये आपकी नर्मदा नदी, ये दोनों आकर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती। कहाँ मिलती हैं? खंभात की खाड़ी में। और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुख का। किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुख का। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है? पर्वत श्रेणी, तो आपकी सतपुड़ा है। कौन सी भैया? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। इसके बाद में अगर आपसे कहें, जैसे पश्चिम की ओर बहने वाली 4 नदियां हैं, समानता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समानता। यानी साबरमती है, सा से आपका साबरमती है, और माँ से आपका माही है, और इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती, ये सारों नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। चारों नदियां, और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसके बाद में अगर आपसे कहें कि यहीं पे एक राज्य है गोवा, महाराष्ट्र के नीचे ही बसा राज्य गोवा में कौन सी 2 नदी बहती है? तो मांडवी और जुआरी। कौन सी नदी भैया? मांडवी और जुआरी, ये 2 नदियां, मांडवी और जुआरी, ये 2 नदियां आपकी गोवा में बहती हैं। और आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये महाराष्ट्र के पास नासिक जिले से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से। महाराष्ट्र के पास त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, जिस नदी का नाम गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि 1465 किलोमीटर लंबी। कितनी लंबी है भैया? 1465 किलोमीटर लंबी है। और इस नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी। इसके बाद में आपका कर्नाटक के कुर्ग जिले से आपकी नदी निकलती है, कौन सी? कावेरी नदी निकलती है। और इसके बाद में कृष्णा नदी भी यहीं पास से निकलती है, जो कि आपका यहाँ से निकलती है। और महाराष्ट्र से ही आपका कृष्णा नदी भी निकलती है। इसके बाद में आपका एक नदी निकलती है भैया, सोन नदी यहाँ से निकल करके, जो कि गंगा की सहायक नदी में आकर के मिल जाती है। इसके बाद में और इसी स्थल से छत्तीसगढ़ के पास से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। कौन सी नदी? महानदी, जो कि उड़ीसा में राज्य में बहती हुई
चली जाती है, इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद में अगर कहें कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, तो उस नदी का नाम बोगाई नदी है। क्या नाम है भैया? बोगाई नदी, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है, जो कि तमिलनाडु में बहती है। इसके बाद में अगर आपसे कहें कि दक्षिण भारत की नदियों का क्रम, तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी का नाम गोदावरी है। गोदावरी नदी के बाद में नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी के बाद में आपकी नर्मदा नदी। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में 3 नदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा नदी। अब गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, जबकि कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में भैया ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी में ये इधर मान लीजिए आपका अलकनंदा, इधर भागीरथी, जहां पर के आकर के मिलती हैं, इसे एक नाम दिया जाता है देवप्रयाग। क्या नाम दिया जाता है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ये गंगा नदी कहलाती हैं। इसके बाद में जैसे बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक ह्वांगहो नदी के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपसे कहें कि बंगाल की खाड़ी में पिछली बार टेट में आया था, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में अगर जान लें तो ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ये आपकी है भैया। और एक नदी याद रख लीजिएगा, स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी भी याद रखिएगा। ये ब्रह्मा से क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। और का से कृष्णा और कावेरी नदी, कृष्णा और कावेरी नदी हो जाएगा। और गोद से क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। और माँ से हो जाएगा महानदी, महानदी हो जाएगा। और गंगा से गंगा, और स्वर्ण रेखा से स्वर्ण रेखा है। तो इतनी प्रसिद्ध नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में, इधर वाला पोर्शन आपका बंगाल की खाड़ी है, आपका अरब सागर है। अब जैसे केरल में आपकी पेरियार नदी बहती है और भरतपूजा नदी। कौन सी नदी? केरियाल और आपका केरल में भरतपूजा और ये नदी बहती। कौन सी नदी? भरतपूजा और पेरियार नदी बहती है। अब आपका इस एग्जाम के लिए अगर कोई भी नदी से संबंधित आपका प्रश्न आएगा तो लगभग इसी में से आपका हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा इसी में मिट्टी के बारे में बता दूं। जैसे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 8 प्रकार की भारत में मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की भारत में मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में 2 मिट्टी को आपको केवल याद रखना है। एक तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, आपको याद रखना है। एक खादर है और एक बांगर है। खादर मिट्टी उसे कहा जाता है जो नवीनतम नदियों के जब बाढ़ आती है ना, तो नवीनतम नदियों द्वारा जो लाई होती हैं और वो तलहटी क्षेत्रों में छोड़ जाती हैं, वो आपकी नवीन मिट्टी है, जिसे खादर कहा जाता है। और बांगर मिट्टी की बात करें में तो बांगर मिट्टी उसे कहा जाता है जो पुरानी नदियों द्वारा लाई गई होती है और वो अनउपजाऊ होती है, वो आपका कौन सी? बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक मिट्टी के बारे में और याद रखना है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, उष्ण चिरनोजम मिट्टी, और इस मिट्टी को सबसे अधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी को। और ये वही मिट्टी है जिसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि सूखने के बाद इसमें मोटी मोटी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, और यही कारण है कि इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन आपका पोमोलॉजी कहलाता है। और कवकों का अध्ययन आपका कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों के अध्ययन की बात करें तो ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। और वृद्धावस्था के अध्ययन की बात करें तो जेरंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कीटों का अध्ययन वो डेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मछलियों का अध्ययन आपका एक्थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और छिपकलियों का अध्ययन आपका सोरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भूकंप का अध्ययन की बात करें तो सिस्मोलॉजी।
आपका भूकंप का अध्ययन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मिट्टियों के अध्ययन की बात करें तो मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है भैया, पेडोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। और इसे आप विशेष करके जैसे नदी के किनारे शहर की बसें की बात करें तो उसे भी देख लीजिए कि लखनऊ नदी के किनारे आपका, अयोध्या नदी के किनारे कौन सा है, अयोध्या किस नदी के किनारे, लखनऊ किस नदी, दिल्ली किस नदी के किनारे, कानपुर किस नदी के किनारे, वाराणसी किस नदी के किनारे, हैदराबाद किस नदी, इस सब शहर को भी देख लीजिएगा। जैसे आपका विश्व का मैं 2-4 बात कर दूं, जैसे न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क आपका किस नदी के किनारे बसा है, तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। और वाशिंगटन डीसी की बात करें तो पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर इसी प्रकार आपका पेरिस की बात करें तो सेन नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन की बात करें तो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी प्रकार से आपके जैसे पेरिस आपका सीन नदी के किनारे, तो ये सारी नदियां और इस सब को आपको विशेष तरीके से पढ़ना है। और नदी बांध परियोजनाएं भी आपका देख लीजिएगा, जैसे भाखड़ा नंगल बांध आपका किस नदी पे, सतलज नदी पे। नर्मदा पेज कौन सा है, सरदार सरोवर बांध हो गया। ओंकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर है जो कि ये मध्य प्रदेश में है, और सरदार सरोवर आपका गुजरात राज्य में है। जैसे आपको याद रखना है कि दुल्हस्ती, बन बगलियार और सलाल जो है ये चिनाव नदी पर आपका जम्मू कश्मीर में है। उरी और तुलबुल की बात करें तो उरी और तुलबुल ये दोनों आपका है झेलम नदी पर, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। जैसे थीन परियोजना की बात करें तो रावी नदी पर पंजाब में है। भीमा परियोजना की बात करें तो आपका ये महाराष्ट्र में है, पावना नदी पर। इसके बाद में नापथा झाकरी परियोजना की बात करें तो सतलज नदी आपका कहाँ है भैया, तो सतलज नदी आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद में मेट्टूर बांध की बात करें तो मेट्टूर बांध आपका कावेरी नदी पर है। अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर है। मेट्टूर बांध आपका तमिलनाडु में है और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश पर। नागार्जुन सागर आपका कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण नदी बांध परियोजनाएं हैं। इसके अलावा अन्य भी काफ़ी सारी ऐसी परियोजनाएं जो कि नदी के नाम से भी हैं, उसे भी आप रिवीजन कर लीजिए एक बार। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आप इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए और आग की तरह इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि आपके बीच में एक बेहतर तरीके से एक अच्छा सही सलाह का वीडियो आपको मिलने जा रहा है। धन्यवाद।